चार्टर आप देख कमोडिटी 360 डिग्री। हमारे साथ प्रतिफिर मार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन लेकर आते हैं इस समय का प्राइस सेक्शन आपके सामने। एक बार सोने चांदी के भाव का आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं और देखते हैं किस तरीके का कारोबार देखने को मिल रहा है। हालांकि लगातार सोने और चांदी दोनों में ही रिकॉर्ड स्तर पर ट्रेड होते हुए दिखाई दिया है भारतीय बाजारों में। इस समय सोना आज के कारोबार में हालांकि थोड़ा फ्लैट है, 1,15,000 के ऊपर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। सिमिलरली सिल्वर में भी रिकॉर्ड हायर लेवल्स हमने देखे हैं। आज के कारोबार में अगर डोमेस्टिक मार्केट की बात करें थोड़े से नरम है, प्राइसेस 101% नीचे कारोबार करते हुए दिखाई दिए हैं। कच्चा तेल भी थोड़ा सा नरमी के साथ ही ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं इंटरनेशनल और डोमेस्टिक मार्केट्स में। लेकिन अपॉर्चुनिटीज कहाँ है, ट्रेडिंग किस पर करते हैं बातचीत। मनोज कुमार जैन है हमारे साथ। मनोज जी नमस्कार, बताइए आपकी ट्रेडिंग कॉल्स। नमस्कार दीपाली जी। यहाँ पे ऊपरी लेवल से सोने और चांदी में थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल रहा है, लेकिन रुपये की कमजोरी अभी भी यहाँ कीमतों को सपोर्ट कर रही है। अभी भी हमारा मानना है कि यहाँ पे शॉर्ट सेल नहीं करना चाहिए। सोने और चांदी में एक अच्छी बढ़त के बाद टेक्निकल करेक्शन देखने को मिल रहा है, तो फ्रेश बाइंग के लिए थोड़ा वेट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल मेटल्स में अच्छी एक मोमेंटम बनी हुई है, तो वहां नजर रखना चाहिए। एल्यूमिनियम में हम देख रहे हैं कि 255 के जो स्तर है, एल्यूमिनियम यहाँ पे स्ट्रांगली होल्ड कर रहा है। तो एल्यूमिनियम के अक्टूबर वायदा में थोड़ा डिप मिलता है, तो 257 के आसपास बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस वहां पे 255 का रखना है, टारगेट 261 तक के रखना चाहिए। वहीं हमने कच्चे तेल में एक अच्छा करेक्शन होते हुए देखा है। कीमतें अभी अपने सपोर्ट्स लेवल के आसपास आती हुई नजर आ रही है, तो कच्चे तेल में 5,560 के स्तर पर यहाँ पे बाय की सलाह रहेगी अक्टूबर वायदा में। स्टॉप लॉस 5,480 का रखना है और टारगेट 5,700 तक के रखे जा सकते हैं। हमारे साथ अब मनोरमा इंडस्ट्रीज के आशीष सराफ हैं। आशीष जी शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए। और आप जो करते हैं वो काफ़ी डिफरेंट है बाकी सबसे। आप स्पेशलिटी ऑयल्स में यहाँ पर डील करते हैं, आप वेस्ट टू वेल्थ यहाँ पर बनाते हैं। पहले तो ये बताइए कि क्या है इसका क्वांटम, किन कंपनीज के साथ आप जुड़े हैं और एग्जैक्टली क्या करते हैं। हम लोग जो है इंडिया का जो वेस्ट है, साल सीड, जो इंडिया में छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश में इसके लाखों झाड़ हैं, वहाँ से भी बाय दी साल सीड्स। और ये सब 78 मिलियन इंडिया में अपने ऑफिशियली ट्राइबल्स हैं जो ये इसको जमा करते हैं और हमको देते हैं, जो हम पिछले 40 साल से बिजनेस कर रहे हैं। और सेम इसी तरीके से हम मैंगो कर्नल्स, जो आप आम खाते हैं, उसका सेइंग है आम के आम गुठली के दाम, आंब्याची कोय पैशाची सोय, ये भी हम उठाते हैं और ये सारे विलेजेस से आता है। एंड वी देन हैव हाई टेक्नोलॉजी टू प्रोड्यूस, इनसे तेल निकालते हैं और इस तेल को कॉस्मेटिक्स में, लॉरियल, बॉडी शॉप, इन ये कॉस्मेटिक सेक्टर्स में जाता है और ये चॉकलेट सेक्टर्स में जाता है। जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फरेरो, मोंडेलीज, नेस्ले, ये सारी कंपनीज इन बटर्स को लेती है एज कोको बटर इक्विवेलेंट्स। सो वर्ल्ड में कोको बटर की बहुत डिमांड है, नेचुरल कॉस्मेटिक्स की बहुत डिमांड है। और इससे ये पूरा इंडिया का जो वेस्ट है, ये जो पैसा आता है, 50% ऑफ इट गोज टू दीज आवर कंट्रीमैन हु आर स्टिल फॉरेस्ट ड्वेलर्स। और इसमें सबसे ज़्यादा रोल महिलाओं का है। हमारे 80% महिलाएं इन सब चीज़ों को उठाती है और हमको देती है। तो इससे ना सिर्फ देश को फॉरेन एक्सचेंज मिलता है, बाकी हमारे यहाँ का एक वेस्ट प्रोडक्ट पूरे वर्ल्ड खाता है, चाहे जापान हो, चाहे रशिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, चाहे एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। वी आर एक्सपोर्टिंग टू मोर देन 60 कंट्रीज इन द वर्ल्ड, टू ऑल दीज MNCs एंड एवरीबडी। सो ये बहुत मुझे, और इसमें बहुत स्कोप है, इसको बहुत बढ़ाया जा सकता है। आशीष जी एग्जैक्टली आपसे वही सवाल पूछने वाली थी, कितना स्कोप है, कितनी बड़ी ये इंडस्ट्री है और किस तरह से ग्रो हो रही है। क्योंकि इसमें एक हाई टेक्नोलॉजी है, इसमें सिर्फ तेल निकालने से नहीं, देन वी हैव टू रिफाइन इट, वी हैव टू फ्रैक्शनेट इट, वी हैव टू मैच ऑल द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की। आज इंडिया, जापान, सबके बच्चे इसको खा रहे हैं, तो इसमें स्कोप बहुत है। इंडिया में देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ सालसीड ऑफ 1 मिलियन टन्स। देयर इज अ पोटेंशियल ऑफ मैंगो कर्नल विच इज़ 500,000 टन्स। आज इंडिया में पल्प फैक्ट्रीज हैं जो मैंगो कर्नल को फेंकती है, बट बिकॉज ऑफ द हाई टेक्नोलॉजी वी आर स्लोली ग्रोइंग इट, and this can be more than a multi-billion-dollar business eventually going forward. तो scope बहुत है, but because of constraints, because we are progressing on the right path, and there is a huge potential going forward which will help our weakest society में जो लोग हैं उनको सबसे ज़्यादा help इससे होगी। आपका आगे जाकर अब यहाँ पर इसमें क्या प्लान है? जैसे आपने कहा इतना सारा काम तो यहाँ पर हो ही रहा है, अब इसके आगे किस तरह की ग्रोथ आप एनविजन करते हैं? I see a very big potential and growth in our part of the business because raw material available है। वर्ल्ड के अंदर ह्यूज डिमांड है हर कंट्री में। आज हमारी कंट्री में हमको रसगुल्ला और ये सब का शौक है, पर द अदर कंट्रीज इन द वर्ल्ड उनका मेन इंडल्जेंस इज चॉकलेट।
वो बचपन से लेके सालों से, पिछले 500 सालों से चॉकलेट खा रहे हैं. सो देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड. And unfortunately, cocoa butter is going down in terms of production, in terms of so इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है. So I see a big potential for Manorama Industries to grow in this. साथ ही साथ हम अफ्रीका से भी शिया नट लाते हैं जो कि सेम प्रजातियों का है. So basically we see huge potential going forward, and हमने इसके लिए 5 नए प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए for backward and forward integration. And we are sure and hopeful कि barring any untoward thing, we should grow exponentially. अजय जी, बहुत शुक्रिया साथ जोड़ने के लिए. सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक कंसर्न है मार्केट्स में कि इस बार क्योंकि बारिश पंजाब हरियाणा में बहुत ज़्यादा हुई है, पानी निकलने में समय लगेगा, सोइंग और या बुआई में यहाँ पर एक डिले हो सकता है. देखिए 10-15 दिन का जो एक डिले है वो कोई ख़ास बात नहीं है. कई क्रॉप्स में होता है, कई बार मानसून डिले हो जाता है, कई बार फ्लड्स आ जाते हैं, वाटर को रिसीड करने में समय लगता है. तो वैसे कोई ऐसा बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि सॉइल मॉइस्चर जो है डेफिनेटली बहुत अच्छा रहेगा इससे. एज ऑफ नाउ बहुत क्लैरिटी अब आ चुकी है कि कितनी फसल थी पिछले साल में, और आने वाले समय में एक कुछ सेंस है कि क्या नंबर्स हम सोइंग के देख पाएंगे? देखिए जो पिछला साल था, सबका एक मत है कि 4 से 5 मिलियन टन, उससे पिछले साल से ज़्यादा है. नंबर जो है वो हर एक का जो है उसमें मतभेद रहता है, और आने वाले साल में भी उम्मीद यही है कि पिछले साल से 1 या 2 मिलियन टन ज़्यादा ही रहेगा. क्योंकि हर फैक्टर फेवरेबल है. पैन इंडिया बारिश जो है इस साल अच्छा सीज़न रहा है. सॉइल मॉइस्चर जो गेहूं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एस्पेक्ट है वो सॉइल मॉइस्चर है, और सॉइल मॉइस्चर इस साल जो है मच बेटर देन प्रीवियस ईयर रहने वाला है. सो डेफिनेटली वीट के ऊपर कोई कंसर्न लग नहीं रहा है. जिस तरह की एज ऑफ नाउ सिचुएशन है, सरकार की प्रोक्योरमेंट अच्छी खासी है, एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्टेड है, इंपोर्ट भी बंद है, तो OMSS में भी सरकार यहाँ पर अपना समय निकाल रही है. काफ़ी हद तक आप कहेंगे एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड है यहाँ पर, स्पेशली गिवन द फैक्ट यहाँ पर अच्छी खासी स्टॉक लिमिट भी है. देखिए एक टाइप ऑफ फियर बैठ गया है सरकार के इसमें कि जो है अगर सरकार शिकंजा जो अभी कसे हुए है उसे ढीला कर देगी तो बाजार भड़क जाएगा, और सरकार जो है कोई भी तरीके से जो है बाजार को जो है बढ़ने नहीं देना चाहती. इसके लिए जो है सरकार जो है हर तरह का जो उनके पास असला है, कानून है, उसका जो है इस्तेमाल कर रही है. हालांकि सरकार को चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि फसल बहुत अच्छी रही है, पर अब सरकार का जो भय है उसे कोई नहीं हटा सकता. अजय जी, एक समय था जब सबको लग रहा था कि वीट एक बहुत अच्छी जगह है टू बी इन, जहां पर अब हम खड़े हैं जिस तरह का स्ट्रांग होल्ड है, आप कहेंगे इन्वेस्टमेंट्स को लेकर, कैपेसिटी इंक्रीज को लेकर स्लाइट अनसर्टनिटी है? बिल्कुल, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इस ट्रेड से जो है, इस प्रोसेसिंग बिजनेस और इस ट्रेड स्टॉकिंग से जो है अब नया तो आ नहीं रहा, बल्कि जो है धीरे धीरे लोग उससे जो है दूर भाग रहे हैं. आज से 5 साल पहले बात थी कि प्राइवेट साइलोस जो है सरकार इनकरेज कर रही थी, प्राइवेट वेयर हाउसिंग को इनकरेज कर रही थी, और ये सब चीज़ें अगर अभी आप देखो तो पिछले 2 साल से जिसने भी जो है वो इन्वेस्टमेंट किया है उसको जो है उसका रिटर्न नहीं मिला है. एक तो कुछ जो है सरकार के जो नए कानून बार बार आ जाते हैं, ख़ास तौर पर इसी एक्ट को जो है वीट के ऊपर स्टॉक लिमिट्स और एक जनरल फियर टू ट्रेड इन वीट हो गया है. इसकी वजह से ये आप देख रहे हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट अब थोड़ा वेरी हो गया है इस प्रोसेसिंग बिजनेस में आने के लिए. अजय जी, एक फाइनल सवाल, और GST रैशनलाइजेशन को लेकर थोड़ा चीयर मार्केट्स में ज़रूर है, और यही एक होप है कि फेस्टिवल डिमांड बेहतर होती हुई नजर आएगी. फेस्टिवल डिमांड कैसी देख रहे हैं? क्या एक बढ़त देख रहे हैं, और किस तरह का प्राइस रेंज देखेंगे? देखिए, ये जो GST रिडक्शन हुआ है वो प्रोडक्ट्स के लिए अच्छा है, जैसे बिस्किट और पास्ता और नूडल्स वगैरह उसके लिए, लेकिन जो आम आटा है उपभोक्ता का, जिसको मैक्सिमम पॉपुलेशन कंज्यूम करता है, उस पे कोई राहत नहीं मिली है. वो आज भी 5% पे 4% पे टिका हुआ है, जबकि बिस्किट्स और बाकी सब प्रोडक्ट्स सस्ते हुए. डेफिनेटली उसमें अभी इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन इसका जो है डिमांड को परकअप करने में ज़रूर ये रहेगा. इट्स अ वेलकम स्टेप कि एटलीस्ट जो है जो आम आदमी के आम खाने की चीज़ें हैं उसमें जो है काफ़ी राहत है. गरिमा, बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज यहाँ पर जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो GST रैशनलाइजेशन और उसका इम्पैक्ट एग्रीकल्चर पर, डिमांड पर आप कैसा पड़ता हुआ देखती हैं?
देखिए, डिमांड गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्टेप लिया है। डिमांड कंज्यूमर प्रोडक्ट्स की बढ़ेगी, जो कि बहुत अच्छा है। इंडिया एक कंज्यूमर ड्रिवन स्टोरी है। इंडिया में ग्रोथ हमारे कंज्यूमर्स की है। तो इस स्टेप से अगर हमारी कंट्री में डिमांड अच्छी होती है कंज्यूमर्स की, मैं इसको समझती हूँ कि ये बहुत अच्छा स्टेप है। इट इज़ अ वेलकम स्टेप। गरिमा, आप कहेंगी ये फेस्टिवल्स की जो डिमांड है, जो बाजार एक्सपेक्ट कर रहा था, जो लास्ट 2-3 क्वार्टर से एफएमसीजी भी कह रहे थे कि डिमांड बहुत अच्छी नहीं है, एक डायरेक्ट परसेंटेज इंक्रीज हम आता हुआ देखेंगे इस फेस्टिवल्स के दौरान? बिल्कुल देखेंगे। एज आई सेड, इट इज़ अ वेलकम स्टेप। तो हर तरफ से हर प्रोडक्ट की डिमांड अच्छी होनी चाहिए, जिस पे जीएसटी से राहत मिली है। मॉनसून की अगर बात करें तो सभी के नंबर्स के तौर पर तो ये बहुत बेहतरीन है, लेकिन ऑन ग्राउंड क्लियरली हमने यहाँ पर डैमेज भी आता हुआ देखा है। ओवरऑल असेसमेंट आप कैसे देखती हैं? क्योंकि चाहे वो हिमाचल है, पंजाब है, हरियाणा है, सेंट्रल पार्ट्स इंडिया है, वेस्टर्न है, साउथ है, काफ़ी डैमेज देखने को मिला है। क्या चिंता है, कंसर्न है वहाँ से निकलती हुई? मेरा इसमें ये मानना है कि बहुत सालों में ऐसा साल आता है जब बारिशें अच्छी होती हैं। सो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि बारिशें अच्छी हैं। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारी जगह पे फ्लड्स हैं। अभी तक हमने जो डैमेज असेस किया है वो इतना बड़ा नहीं है कि बहुत कंसर्निंग हो। आगे जाने वाला समय बताएगा कि कितना बड़ा डैमेज है। बारिशों के साथ जो अच्छा हुआ है वो ये है कि सभी फसलों को एक बहुत अच्छा बढ़ावा मिला है। राइस की क्रॉप बहुत अच्छी है, मेज़ की क्रॉप बहुत अच्छी आएगी। सभी क्रॉप्स में बढ़ावत देखी है। थोड़ा हमें कंसर्न दिखता है सोयाबीन और पल्सेस में, जिसकी एकरेजेस डाउन है। बट स्पीकिंग ओवरऑल बहुत अच्छी क्रॉप्स आएंगी, एकरेजेस बढ़ेंगी। सो इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप, वेरी गुड मॉनसून, वेरी सपोर्टिव, एंड आई एम श्योर सरकार के लिए ये बहुत अच्छा है। ये तो बात हुई इस सीजन की, लेकिन रबी सोइंग को लेकर एक डिले का माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या वहाँ कोई चिंता है, या फिर आपको लगता है जो हफ्ता 10 दिन 15 दिन का डिले है कुछ बहुत ज़्यादा नहीं होगा? थोड़ा जल्दी है हमें ये समझने के लिए। नवंबर में हमें समझ में आएगा। आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे दिमाग में 2 कंसर्न है। पहला, शायद थोड़ा डिले हो रबी में। कहना जल्दी है, लेकिन वो पॉसिबिलिटी हमें असेस करनी पड़ेगी। और दूसरा, जिस तरीके का मॉनसून चल रहा है, हमने कुछ वेदर मॉडल्स स्टडी किए हैं। फरवरी और मार्च में हेल स्टॉर्म या बहुत बारिश का एक जो अनुमान है, हालांकि बहुत जल्दी है कहने के लिए, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, लेकिन हमें ये असेस करना चाहिए उस समय कैसा माहौल बनता है। ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, बट वी शुड कीप एस्टिमेटिंग that what is happening in reality. गरिमा, ये तो सारी इंडियन मार्केट्स की बात हुई, लेकिन इंटरनेशनल क्यूज भी हमने काफ़ी चेंज होते हुए देखे हैं। और क्योंकि इंडिया इतने सारा प्रोडक्ट्स यहाँ पर इंपोर्ट करता है, रुपी डेप्रिसिएशन है, टैरिफ्स है, वहाँ की अपनी ड्यूटीज़ पॉलिसीज़ चेंज होती रही हैं। क्या वो चीज़ है जो आगे जाकर आपको लगता है कि कंसर्निंग रह सकती है मार्केट्स के हिसाब से? देखिए, द ग्लोबल ट्रेड स्टेज इज़ बीइंग रीसेट। आजकल हम बहुत सारी बात कर रहे हैं टैरिफ्स की। तो जिस तरीके से पहले अदालतों में बात होता था तारीख पे तारीख, आज बात होती है टैरिफ पे टैरिफ। अब ये ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में भी है, जिसमें हम बहुत सारे चेंजेस देख रहे हैं। थोड़ा फ़र्क आएगा। सभी कंट्रीज़ थोड़ा प्रोटेक्शनिस्ट हो रहे हैं और अपनी फूड सिक्योरिटी की एक चिंता रखते हैं। हैविंग सेड दैट, ग्लोबल ट्रेड, फ्री ट्रेड का जो एक महत्व है वो हम ट्रेड से कभी ले जा नहीं सकते। प्रोड्यूसर कंट्रीज़ का जो प्रोड्यूस है वो कंजम्पशन कंट्रीज़ तक ज़रूर पहुंचेगा। तो फ्री ट्रेड होना चाहिए। इस चीज़ के लिए हम सबको ऐसी पॉलिसीज़ बनानी चाहिए कि हम इसका पूरा फ़ायदा उठा सकें। गरिमा, एक फाइनल क्वेश्चन, कोई फसल है जहाँ पर आपको ज़्यादा बड़ी कंसर्न है यहाँ पर? क्योंकि एज ऑफ नाउ जिस तरह के प्राइसेस हैं, गेहूँ कंट्रोल्ड है, शुगर मोर और लेस कंट्रोल्ड है, प्राइसेस नीचे ही हैं, पल्सेस में हमने गिरावट आते हुए देखी है। खाने के तेल इज़ द ओनली एरिया जहाँ पर भाव बढ़ते हुए नजर आए हैं पिछले साल के कंपैरिजन में। मैं इस चीज़ को मनीषा जी ऐसे बोलूँगी कि आज कंसर्न फसल का नहीं है। शायद हमारे और बहुत अच्छी क्रॉप्स आएंगी। जो एक कंसर्न है वो है सरकार का सपोर्ट। अब जो आगे देखने वाला ये माहौल है कि सरकार प्रोक्योरमेंट को कैसे सपोर्ट करती है, किसानों को कैसे सपोर्ट करती है, और वही डिसाइड करेगा आने वाली क्रॉप्स का कैसे एक अनुमान बनता है। तो एज ऑफ नाउ इन्फ्लेशन को लेकर आप कहेंगी फूड में कोई चिंता नहीं है? अभी इट इज़ प्रीटी मच इन कंट्रोल। गरिमा, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। थैंक यू।